अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम करेंगे इकोनोमेट्रिक चैप्टर नंबर 6 जो कि है इकोनोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। एज यू नो फ्रेंड्स, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है वो सेवरल अजम्पशन पर मुश्तमिल होता है, लेकिन अगर वो अजम्पशन सारी जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं होती तो हम कहते हैं देयर आर नो मोर ब्लू। ब्लू यानी सारी जो अजम्पशन है वो सेटिस्फाई हो रही हों, अगर नहीं हो रही हों तो वो ब्लू नहीं होती। इनमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो वो मल्टी कोलिनैरिटी हो सकती है, हेट्रोस्केडास्टिसिटी हो सकती है, या ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम जो स्टडी करेंगे वो है मल्टी कोलिनैरिटी। मल्टी कोलिनैरिटी, व्हाट इज मल्टी कोलिनैरिटी? तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। डेफिनेशन इसकी है according to multicollinearity definition, the existence of perfect or exact linear relationship among some or all explanatory variables of the model is called multicollinearity। यानी x1 x2 0 के इक्वल नहीं होते, they are correlated। इनके दरमियान रिलेशनशिप पाया जाए तो वो मल्टी कॉलिनैरिटी की प्रॉब्लम को रेज करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास है y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2। हमारे पास जो OLS या सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है उसमें x1 x2 जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जिनके दरमियान कोई रिलेशनशिप मौजूद नहीं होता। लेकिन अगर इनके दरमियान रिलेशनशिप पाया जाए और ये कोरिलेट करें दूसरे के साथ तो उसे कहते हैं मल्टी कोलिनैरिटी। अच्छा जी, तो हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2। तो हम इसमें देखते हैं कि ये x1 हमारे पास रिप्रेजेंट करता है इनकम को, x1 रिप्रेजेंट इनकम और x2 हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है साइज ऑफ हाउस और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y रिप्रेजेंट कर रहा है कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन है और इनकम, साइज ऑफ हाउस एंड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इट इज़ ऑब्वियस फ्रेंड, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी तो उनके जो हाउस का साइज होगा वो भी ज़्यादा होगा और उसी लिहाज से इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी। यानी दोनों जो है वो आपस में रिलेट कर रहे हैं और दोनों जब रिलेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिन्हें एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स भी कहते हैं, तो उसे प्रॉब्लम जो आती है उसे कहते हैं मल्टी कोलिनैरिटी। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी। अगर आपके पास पेपर में नोट्स में आ जाए या क्वेश्चन में आ जाए कि मल्टी कोलिनैरिटी को एक्सप्लेन करें तो आप उसमें ये एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड, अब हम देखते हैं मल्टी कोलिनैरिटी के कॉन्सिक्वेंसेस। ये 2023 के पेपर में भी आ चुका है कि मल्टी कोलिनैरिटी के कॉन्सिक्वेंसेस लिखे, इसके प्रॉब्लम देखे, डिटेक्शन के, और ये सब आपको फिर अलग से एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो फ्रेंड, मल्टी कोलिनैरिटी के 2 टाइप के कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं। फर्स्ट थ्योरेटिकल एंड सेकेंड इज प्रैक्टिकल। इनको हम बारी बारी देखते हैं कि थ्योरेटिकल कॉन्सिक्वेंसेस कैसी होती हैं और प्रैक्टिकल कौन सी होती हैं। फर्स्ट वन इज in the case of multicollinearity the OLS estimate are unbiased। यानी OLS के जो एस्टिमेट होते हैं अल्फा बीटा वो अनबायस होते हैं।
फर्स्ट हमारे पास जो है वो है इन द केस ऑफ नियर मल्टीकोलिनैरिटी द OLS एस्टीमेट आर अनबाइस्ड। सेकेंड हमारे पास है सेकेंड हमारे पास है इट डज नॉट डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी ऑफ मिनिमम वेरिएंस, यानी मिनिमम जो इनकी प्रॉपर्टी होती है कि वेरिएंस हमेशा मिनिमम होता है तो ये वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करती। So third one हमारे पास है multicollinearity is essentially a sample phenomena in the sense that the x variables are not linearly related in the population, they may be related in the sample at hand. Mean friend, अगर x वेरिएबल यानी जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैं वो पॉपुलेशन में तो रिलेटेड ना हो लेकिन वो सैम्पल में रिलेटेड हो, यानी एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहे हों, बिकॉज सैम्पल जो है हम स्मॉल सेक्शन जो है वो लेते हैं पॉपुलेशन में से, तो पॉपुलेशन में इसलिए हो सकता है वो रिलेटेड ना हो लेकिन सैम्पल में रिलेटेड हो। ये 3 जो थे कॉन्सिक्वेंस ये थ्योरेटिकल थे। सो अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मल्टीकोलिनैरिटी। सो प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज में हम देखेंगे कि किस तरह परफेक्ट, नियर और हाई मल्टीकोलिनैरिटी जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो सो फर्स्टली हम देखेंगे हमारे पास है in the presence of multicollinearity we cannot estimate the value of regression coefficient। इसको हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। हाउ? तो इसको हम अब प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे कि हम किस तरह रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स को एस्टिमेट नहीं कर सकते जब मल्टीकोलिनैरिटी प्रेजेंट हो। सो इसको प्रूफ करने के लिए कि किस तरह हम रिग्रेशन कॉफिशिएंट को एस्टिमेट नहीं कर सकते अगर मल्टीकोलिनैरिटी प्रेजेंट हो, तो उसके लिए हम एक मॉडल ले रहे हैं जो कि है y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2। तो ये हम ले रहे हैं प्रूफ करने के लिए कि किस तरह हम बीटा 1 बीटा 2 एस्टिमेट नहीं कर सकते। हम सिर्फ कॉफिशिएंट को देख रहे हैं, यानी बीटा 1 और बीटा 2 को हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। हाउ? तो इसको हम प्रूफ करेंगे। तो एज वी नो बीटा 1 एस्टिमेट करने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है समेशन x1 y इंटू समेशन x2 का स्क्वायर माइनस समेशन x2 y इंटू समेशन x1 x2 ओवर समेशन x1, ये स्मॉल x है, x1 का स्क्वायर समेशन x2 का स्क्वायर माइनस समेशन x1 x2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास होता है बीटा 1 फाइंड करने का फॉर्मूला, और बीटा 2 फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है समेशन x2, यहाँ पे x2 है, बीटा 2 है तो यहाँ पे होगा x2 हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं बीटा 1 बीटा 2, यानी रिग्रेशन कॉफिशिएंट को एस्टिमेट करने के हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं। हम इसको यूज करते हुए इसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, इन द प्रेजेंस ऑफ मल्टीकोलिनैरिटी हम लेट करते हैं कि x1 हमारे पास इक्वल है k x2 के, x1 हमारे पास इक्वल है k x2 के, और x2 हमारे पास इक्वल होता है k
x1 के, ये हम लेट कर रहे हैं। मल्टी कॉलिनरिटी अगर प्रेजेंट हो तो हम लेट करेंगे कि x1 इक्वल है kx2 के और x2 इक्वल है kx1 के। सो इट्स मीन जहाँ जहाँ पे हमारे पास x1 होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे kx2 के साथ, और नेक्स्ट टाइम हम x2 को रिप्लेस करेंगे kx1 के साथ। यहाँ पे k हमारे पास है नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। यहाँ पे आप कोई और भी कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, मैं ले रही हूँ k को। हम प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं, उसके लिए मैं ये सारा रब करती हूँ। सो फ्रेंड, मैंने फिर सब लिख लिया है। मॉडल हमारे पास ये था, और β1 और β2 को हमने एस्टिमेट करना है, यानी सिर्फ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को, क्योंकि हमने पढ़ा था फर्स्टली कि रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो एस्टिमेट नहीं हो सकते। तो हम β1 β2 को प्रैक्टिकली प्रूव कर रहे हैं। β1 का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, और हमने लेट किया था कि x1 हमारे पास इक्वल है kx2 के। तो यहाँ पे हमारे पास x1 यहाँ पे है, x1 यहाँ पे और यहाँ पे है, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं kx2 के साथ। तो ये फॉर्मूला हम अगेन लिख लेते हैं, टू समेशन। अब यहाँ पे x1 है, इसको हमने रिप्लेस करना है kx2, यानी इसकी वैल्यू लिखनी है जो कि है kx2y इंटू, अब यहाँ पे x2 है, इसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे, एज इट इज लिख लेंगे, माइनस समेशन x2y समेशन। अब यहाँ पे x1 है तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे kx2, क्योंकि हमने ये लेट किया हुआ है, इंटू x2, ये हमने लिख लिया। अब नीचे भी हम रिप्लेस कर लेते हैं, समेशन x1 स्क्वायर है तो k स्क्वायर और x2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर में है तो इन दोनों के साथ स्क्वायर आ जाएगा, समेशन x2 स्क्वायर माइनस समेशन kx2, यानी x1 को हमने इसकी वैल्यू लिख ली और x2 इंटू में है, तो जहाँ जहाँ पे x1 की वैल्यू थी वो हमने सारा फॉर्मूला चेंज कर दिया अकॉर्डिंगली। सो अब हमने सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई में है और k हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर ले आते हैं समेशन के, समेशन x2y इंटू समेशन x2 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे भी k हमारे पास कांस्टेंट है, ले आते हैं k, और इन हमारे पास रह जाएगा समेशन x2y और इंटू में समेशन x2 का स्क्वायर, ये दो दफ़ा है x2 तो x2 का स्क्वायर। यहाँ पे भी k हमारे पास कांस्टेंट है तो k स्क्वायर समेशन से बाहर आ जाएगा, x2 और x2 का स्क्वायर है, x2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी k हमारे पास बाहर आ जाएगा और समेशन x2 का स्क्वायर ओवर स्क्वायर, दो दफ़ा है और बाहर का भी स्क्वायर है। अब फ्रेंड यहाँ पे हम देखें तो इन सब की कटिंग हो रही है, क्योंकि इट इज़ अ सेम, लेकिन साइन चेंज है, इसके साथ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इनकी कटिंग हो गई, और यहाँ पे ये दोनों भी सेम है विथ ऑपोजिट साइन, तो इनकी भी कटिंग हो गई। तो हमारे पास जो बचा वो है ज़ीरो ओवर ज़ीरो। तो ये हमारे पास है β1 इक्वल टू ज़ीरो, जो कि ज़ीरो आ जाए वो हो जाता है अनडिफाइंड, अनआइडेंटिफाइड। सो β1 हमारे पास है अनआइडेंटिफाइड। सो हमने प्रूफ कर दिया कि जब मल्टी कॉलिनैरिटी होती है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट को हम फाइंड नहीं कर सकते। इसी तरह β2 को भी हमने रिप्लेस कर देना है, जहाँ पे x2 होगा वहाँ पे kx1 को हम रिप्लेस कर देंगे। लेट्स सी। सो फ्रेंड, अब हम फाइंड करते हैं β2, यानी रिग्रेशन का जो कोफिशिएंट है वो है β2। β2 का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, और सिमिलरली हम लेट कर देते हैं, लेट x2 इक्वल टू kx1। जैसे हम β1 में हमने x1 को लेट किया था kx2, नाउ हम x2 को लेट करेंगे kx1। तो जहाँ भी फॉर्मूले में हमारे पास x2 है उसको हमने रिप्लेस कर देना है kx1 के साथ। हाँ जी स्टूडेंट, तो हमने इन सबको रिप्लेस कर दिया है। अब हमने इसको सिंपली सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास k कांस्टेंट है, k आ जाएगा बाहर, समेशन x1 y, यहाँ पे मैंने y नहीं लिखा, तो समेशन y और इनटू में समेशन x1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी k आ जाएगा बाहर, समेशन x1 y इंटू समेशन x1 का स्क्वायर,
यहाँ से k हमारे पास आ गया है कॉमन, तो अंदर हमारे पास रह गया x1 का स्क्वायर और अपॉन में हमारे पास है k स्क्वायर, यहाँ पे ये होल स्क्वायर है तो k स्क्वायर समीशन x1 का स्क्वायर माइनस k स्क्वायर समीशन x1 स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। अब हम देखते हैं जो सेम होंगी उनकी कटिंग हो जाएगी। अब देखिए ये हमारे पास सेम है विथ ऑपोजिट साइन, तो ये हो गए कटिंग 0/0। सो बीटा 2 इज आल्सो अनडिफाइंड, बीटा 2 हमारे पास है अनआइडेंटिफाइड। We have proved that beta 1 and beta 2 are unidentified in the presence of multicollinearity। यानी अगर x1 और x2 आप इसमें रिलेट कर रहे हों तो हमारे पास जो कॉफिशिएंट रिग्रेशन कॉफिशिएंट होते हैं उनको हम एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि वो आ जाता है 0, और जब 0 आ जाए आंसर तो वो हो जाता है अनआइडेंटिफाइड। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट हमने देख लिया कि हम रिग्रेशन कॉफिशिएंट को एस्टिमेट नहीं कर सकते इन द प्रेजेंस ऑफ मल्टीकोलिनरिटी, और सेकंड पार्ट इसका है नैरेटिव मौजूद हो इन द प्रेजेंस ऑफ मल्टीकोलिनरिटी द वेरिएंस ऑफ OLS एस्टिमेट विल बी वेरी लार्ज इफ x1 एंड x2 आर परफेक्टली कोरिलेटेड। अगर x1 x2 इस मॉडल में परफेक्टली कोरिलेटेड हो तो OLS एस्टिमेट जो है वो उनका वेरिएंस यानी OLS एस्टिमेट जो हमने बीटा 1 बीटा 2 देखा तो उनका वेरिएंस जो होगा वो वेरी लार्ज होगा। हाउ, इसको हम प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। एज वी नो वेरिएंस ऑफ बीटा 1 एस्टिमेटेड बीटा 1 का फॉर्मूला हमारे पास होता है सिग्मा स्क्वायर समीशन x2 का स्क्वायर अपॉन समीशन x1 का स्क्वायर समीशन x2 का स्क्वायर माइनस समीशन x1 x2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास होता है फॉर्मूला वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटेड रिग्रेशन कोफिशिएंट। बीटा 1 का वेरिएंस फाउंड करने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर समीशन x2 का स्क्वायर अपॉन समीशन x1 का स्क्वायर समीशन x2 का स्क्वायर माइनस समीशन इनटू x1 x2 का होल स्क्वायर। लिनियरिटी अगर प्रेजेंट हो तो हम लेट करते हैं x1 इक्वल टू kx2k। हमने ये लेट किया, इसको हम रिप्लेस कर देंगे अगेन इस फॉर्मूले में, तो हमारे पास जो आएगा वो होगा सिग्मा स्क्वायर समीशन x2 का स्क्वायर ओवर समीशन k x2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे हमने लिखना है कि x2 का स्क्वायर और समीशन x2 का स्क्वायर माइनस समीशन k x2 और x2 का होल स्क्वायर। अगेन हमने उसी तरह सॉल्व करना है, x2 का स्क्वायर अपॉन में कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, इनसाइड हमारे पास रह जाएगा x2 का स्क्वायर एंड माइनस अगेन कांस्टेंट बाहर आएगा तो इनसाइड हमारे पास आ जाएगा समीशन x2 स्क्वायर का स्क्वायर। सो इन दोनों की हो जाएगी कटिंग सेम विथ ऑपोजिट साइन, तो बाकी बचेगा वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटेड बीटा 1 इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर समीशन x2 का स्क्वायर अपॉन में 0। तो ये हमारे पास जब कोई भी चीज़ नीचे या ऊपर हमारे पास 0 आ जाए तो वो हो जाता है इनफाइनाइट, वो हमारे पास हो जाता है इनफाइनाइट। तो इट्स मीन वेरिएंस आर वेरी लार्ज। अब इसी तरह बीटा 2 का वेरिएंस भी फाइंड कर लेते हैं। सो फ्रेंड इसका फॉर्मूला सेम ही होता है, यहाँ पे हमने लिखना है वेरिएंस ऑफ बीटा 2, चेंजिंग यहाँ पे आएगी। अगर यहाँ पे बीटा 1 है तो यहाँ पे x2 का स्क्वायर होगा, अगर यहाँ पे बीटा 2 है तो यहाँ पे x1 का स्क्वायर होगा, बाकी एज इट इज होता है। इसमें भी हमने लेट कर लेना है, लेट x2 उधर हमने किया था x1, यहाँ पे हम लेट करेंगे x2 इक्वल टू kx1। यहाँ पे हमने फिर से रिप्लेस कर देनी है इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पे हमने रिप्लेस किया तो इट विल बी सिग्मा स्क्वायर समीशन x1 का स्क्वायर और अपॉन में समीशन x1 स्क्वायर समीशन kx1 का स्क्वायर माइनस समीशन x1 और यहाँ पे आ जाएगा kx1 का होल स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर समीशन x1 का स्क्वायर और अपॉन में यहाँ पे k स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, समीशन x1 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस k स्क्वायर और इनटू में आ जाएगा समीशन x1 स्क्वायर का स्क्वायर। तो अगेन इनकी हो जाएगी कटिंग, तो हमारे पास वेरिएंस ऑफ, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वेरिएंस ऑफ बीटा 2 इक्वल टू
सिग्मा स्क्वेयर समेशन x1 का स्क्वेयर और अपॉन में 0 0 जब भी आ जाए हो जाता है इनफाइनाइट। तो इट्स मीन वेरिएंस ऑफ बीटा 1 बीटा 2 आर वेरी लार्ज, इट इज इनफाइनाइट। हमने दोनों तरह से देख लिया कि थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली कि मल्टी कॉलिनैरिटी अगर आ जाए मॉडल में तो हमारे पास जो एस्टीमेट होते हैं वो तो या एस्टीमेट नहीं हो सकते और उनका वेरिएंस जो होता है वो वेरी लार्ज होता है। मल्टी कॉलिनैरिटी मौजूद है तो हम इन दोनों की इंटरप्रिटेशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये इंडिपेंडेंट होते हैं यानी एक दूसरे से रिलेट नहीं करते तो हम इनकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको कांस्टेंट माने और इसमें 1% चेंज आए तो वो x2 में भी चेंज आए, क्योंकि ये दे बोथ आर हाईली कोरिलेटेड, तो इस तरह इनकी इंटरप्रिटेशन भी नहीं हो सकती। अगर ये एस्टिमेट नहीं होते तो ये कॉफिशिएंट रिग्रेशन कॉफिशिएंट जो है वो इफिशिएंट नहीं होते, इस पर जो टी टेस्ट एफ टेस्ट वगैरह लगता है तो वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। सो फ्रेंड, आज हमने देखा व्हाट इज मल्टी कॉलिनैरिटी और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, और उसको हमने दोनों तरीके से देखा, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे डिटेक्शन एंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कॉलिनैरिटी। तो लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।